नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में, यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में। इस पे हमें समझना है कि विभिन्न प्रकार की संख्याएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और ये संख्याओं की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई। तो अगर हम बात करें तो प्राचीन टाइम से जितनी भी विकसित सभ्यताएं थी, भारत के अलावा अन्य देशों में भी बहुत सारी विकसित सभ्यताएं थी जहाँ पे संख्याओं के बारे में कुछ न कुछ जानकारी प्राचीन इतिहास को पढ़ने से हमें मिलती है। जैसे कि मेसोपोटामिया की अगर सभ्यता के बारे में बात करें तो ये जो है ईसा से लगभग 3400 वर्ष पूर्व जो है यहाँ पे संख्याओं के बारे में, अंकों के बारे में कुछ न कुछ विशेष जानकारी पढ़ने को मिलती है। इसी प्रकार से मिस्र की सभ्यता में भी जो है संख्याओं के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी जो है प्राचीन टाइम पे गणित बहुत स्ट्रांग थी, यानी कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में भारतीयों को जानकारी थी। 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने इन्हीं संख्याओं के तहत जो अंक हैं, जो 10 अंक होते हैं, उनमें शून्य की खोज की और ये जितनी भी संख्याएं 10 अंकों से मिलकर बनती हैं, इन सभी के बारे में जो अरब देश के गणितज्ञ हैं उन्होंने भारत और गणित के मिली जुली जो अंक अंक हैं या संख्याएं हैं, इनका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया, जिसको यूरोप देशवासियों ने लगभग 13वीं शताब्दी में मान्यता प्रदान की। और लगभग ये जो है विश्व के बहुत से देशों में इसी संख्या पद्धति का प्रचलन है। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले ये संख्या पद्धति है क्या। तो संख्या पद्धति में हमने अभी 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 बोला कि विभिन्न प्रकार की संख्याएं होती हैं। अच्छा, एक बात ज़रूर ध्यान देना है कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत टाइम लग जाता है। तो कृपया करके जो है इस वीडियो को अगर समझना है, अगर यहाँ पे आ चुके हो तो इसको समझना है, तो कृपया लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी संख्याएं होती हैं वो चालू होती हैं डिजिट से, यानी कि अंकों से। और अंक क्या होते हैं? 10 होते हैं। और वो 10 अंक कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 1 से 9 तक की ये सभी अंक और बाकी साथ में 0। तो टोटल ये जो है 10 अंक हैं। इन्हीं 10 अंक से संसार भर की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब इन्हीं से बनाई जा सकती है। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, जितनी भी संख्याएं, लाख, खरब, अरब, जितनी भी हैं, शंख, महाशंख, नील, जितनी भी संख्याएं सब इसी से बन जाएंगी। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए बात करें कि यहाँ पे तो अलग अलग अंक दिए हुए हैं 10 ठैया, है ना। अगर इससे अगर हमको 1599 लिखना है तो देखिए, एक को उपयोग किया है, 5 को, और 9 को 2 बार लिख दिया, तो ये बन गया 1599। ऐसी और बहुत सारी संख्याएं जो भी हमको बनाना हो बना सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारी ये संख्याओं को एक व्यवस्थित तरीके से किस प्रकार से समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जितनी भी संख्याओं का समूह होता है वो सब कहलाता है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो होती है इसके और टाइप होते हैं, मतलब कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है तो ये जानते हैं। सबसे पहले हम वास्तविक संख्या के तहत अगर पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं कि प्राकृत संख्या आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद प्राकृत संख्या के आगे अगर चलते हैं तो हमें पूर्ण संख्या मिलती है, और पूर्ण संख्या के आगे चलते हैं तो हमें पूर्णांक संख्या मिलती है। इसी प्रकार से और आगे चलते हैं तो हमें परिमेय संख्या मिलती है, और परिमेय संख्या के और आगे अपन चलेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं को समझने के लिए विशेष तरीका होता है दशमलव निरूपण, जिसको अभी अपन आगे पढ़ेंगे इनको खास तरीके से दशमलव निरूपण के द्वारा। ये चीजें तो स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी, है ना। थोड़ी सा अब ये देखते हैं कि मैंने ये सभी संख्याओं के जो है हिंदी से नाम लिख दिए हैं। इनको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ये नेचुरल नंबर कहलाता है, और नेचुरल नंबर को शॉर्ट नेम से एन के द्वारा दर्शाते हैं। और ये जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, और इसका शॉर्ट नेम जो है डब्ल्यू होगा। इसी प्रकार से ये जो पूर्णांक संख्या है इसे इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं, और इंटीजर नंबर का शॉर्ट नेम आई होगा। इसी प्रकार से ये जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, और रेशनल नंबर का जो शॉर्ट नेम होगा
वो आर से दर्शाएंगे। और ये जो अपरिमेय संख्या है इसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या और इरेशनल नंबर का शॉर्ट नेम आई आर से दर्शाएंगे। ठीक है ना। ये जो है डेसिमल निरूपण, डेसिमल सिस्टम के द्वारा या डेसिमल के द्वारा जो है हम परमेय और अपरमेय मतलब दशमलव निरूपण के द्वारा परमेय और अपरमेय को अच्छे से समझेंगे। अभी मैं पहले बात करता हूँ इन संख्याओं के बारे में कि ये जितनी भी संख्याएं हैं इनको हम संख्या रेखा में कैसे बना सकते हैं। तो हम जब रेखा गणित पढ़ते हैं तो रेखा गणित में इस प्रकार की ये जो हमको आकृति मिलती है इसे रेखा कहते हैं, और इस रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। इन्हीं बिंदुओं में से हम कुछ को जो है नंबर के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे यहाँ रेखा का बिल्कुल मध्य बिंदु हो गया और मध्य बिंदु को 0 से दर्शाते हैं। फिर हम जैसे मध्य बिंदु के दाईं ओर चलते हैं तो यहाँ पे हमको धनात्मक संख्याएं मिलती हैं, और इस मध्य बिंदु के बाईं ओर चलते हैं तो हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं। और ये एरो बना है मतलब अनंत तक यहाँ भी जाना है और वहाँ भी जाना है। अब यहाँ पे हम जो है इसको 0 से दर्शाते हैं। 0 के अगर दाएं साइड चलेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी प्रकार से 2, 3, 4, 5, 6 और आगे इन्फिनिटी तक की संख्याएं मिलेंगी। अब देखो अगर हम थोड़ी देर के लिए 0 नहीं लिखते हैं तो अभी जो हमें जो भी संख्याएं दिख रही हैं ना, ये सब कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहीं पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अर्थात ये जो प्राकृत संख्याएं हैं यानी कि जो नेचुरल नंबर है, इनको हम इनके शॉर्ट नेम n के द्वारा दर्शाते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे प्राकृत संख्याओं को 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक की संख्याएं, ये सब क्या कहलाएंगी, प्राकृत संख्याएं। और जब इसी प्राकृत संख्या में हम 0 को शामिल कर देते हैं तो ये बन जाती है पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को हम शॉर्ट नेम से W से दर्शाते हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, ये सब प्राकृत संख्याएं, ये पूरी प्राकृत संख्याएं लिखेंगे यानी 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक की। और इसी के आगे हम 0 भी शामिल कर देते हैं तो ये बन जाती है पूर्ण संख्या। फिर इसी प्रकार से पूर्ण संख्या के आगे अगर हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या की, तो देखिए अभी ये जो है जितनी भी संख्याएं हैं इनके सबके चिन्ह कैसे हैं, धनात्मक है। 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, ना धन का और ना ऋण का। तो ये अभी धनात्मक संख्याएं हैं, साथ में 0 है। तो ये सब लिखेंगे अपन पूर्णांक संख्या में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे कहाँ तक, अनंत तक की संख्याएं। तो ये सब धनात्मक संख्याएं हैं। और इन्हीं के साथ में ऋणात्मक संख्याएं भी अगर हम लिख देते हैं तो ये सब संख्याओं का जो समूह मिलता है हमको, ये मिलता है पूर्णांक संख्या का। ठीक है ना। ये कहाँ तक चलेंगे अपन, ऋणात्मक संख्याएं जो है जब अनंत तक चलती हैं और ये सब मिलके जो है क्या बन जाती हैं, पूर्णांक संख्या। अच्छा अभी हम देखते हैं कि संख्या रेखा में हमने पूर्णांक संख्या लिखा नहीं है सिर्फ लिखा है हमने ये धनात्मक संख्याएं, ऋण वाली तो लिखा नहीं है। तो ऋण वाली भी संख्याएं लिख देते हैं। 0 के बाएं साइड चलते हैं तो ऋण की संख्याएं मिलती हैं। तो ये लिख जाएगा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ये एरो बना है मतलब और आगे अनंत तक की संख्याएं लिखते जाएंगे। तो ये टोटल कहलाया इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। अब इसी पूर्णांक संख्या के आगे हम चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या को हम देखते हैं कि परमेय संख्या कैसी होती है, रैशनल नंबर अंश बटे हर के रूप में होती है। कोई भी संख्या अगर ऊपर नीचे ऐसे अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई है तो ये कहलाती है परमेय संख्या। बस इसके लिए शर्त ये है कि ये जो ऊपर नीचे की जो संख्याएं होंगी वो कौन सी होंगी, इन पूर्णांक संख्याओं में से कोई भी संख्या हो सकती है। तो हम इसको लिखेंगे पी क्यू बिलोंग्स आई, यानी पी क्यू का संबंध है आई से। और यहाँ पे जो नीचे क्यू होगा ये क्या नहीं होगा, क्यू बराबर नहीं है किसके, 0 के। मतलब जो नीचे की संख्या है वो 0 नहीं होगी। अब इसको हम थोड़ी सा कुछ एग्जाम्पल इसके लिख देते हैं। तो कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी इसमें, जैसे अगर हम लिखें 0/2 तो ये परमेय संख्या है। लेकिन अगर इसी को हम लिखें 2/0 तो ये परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में जब 0 होता है तो वो परमेय संख्या नहीं कहलाती है, मतलब वो परिभाषित नहीं होती है। इसलिए हम किसी भी संख्या के बटे में 0 नहीं लिखेंगे। जैसे ये लिखा है 0/2 तो इसका आंसर 0 आएगा। और 0 क्या है, एक परमेय संख्या होता है, मतलब अंश बटे हर के रूप में हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लिखें 22/7 तो ये भी क्या है, परमेय संख्या। अब 22/7 किसका मान है, पाई का मान है। 22/7 पाई जो है अपरमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है,
परिमेय संख्या है। ऐसा ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है बराबर का चिन्ह भले लगा है, लेकिन ये एकदम बराबर नहीं है, ये सिर्फ जो है लगभग मान कहलाता है। इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि जो 22/7 है ये परिमेय संख्या कहलाएगा। इसमें और संख्याएं ले सकते हैं, जैसे कि ऋण 3/4, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। मतलब ऋणात्मक संख्याएं भी ऊपर या नीचे लिखी जा सकती हैं, सिर्फ नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गई परिमेय संख्या। अब इसके बाद आगे अपन बात करते हैं कि इसकी परिमेय के बाद अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या को हम IR से यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इरेशनल नंबर का शुरू का 2 लेटर लिखते हैं IR से। और अपरिमेय संख्या को हम कैसा लिख सकते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो कि अपरिमेय संख्या हैं? करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 6। अब इनको हम क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो इसको अभी अपन आगे समझेंगे कि ये जो है क्यों अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना। इसको दशमलव निरूपण के द्वारा अच्छे से अपन अभी आगे वीडियो के आगे समझेंगे। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी अच्छे से, ठीक है ना। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और इसी संख्या रेखा में अभी हमने जो है यहाँ पे कहीं भी परिमेय और अपरिमेय को नहीं लिखा। तो अगर लिखोगे तो कैसे होगा? जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक परिमेय संख्या ले रहा हूँ, कौन सी? 1/2, ठीक है ना। यहाँ पे लेता हूँ परिमेय संख्या में, कौन सी संख्या मैं ले रहा हूँ? मान लो कि 1/2। और 1/2 का मान कितना होता है? 0.5। 0.5 का मतलब क्या कहलाया? 1 से कम, 1 से कम और 0 से बड़ा। तो 0 और 1 के बीच में आएगा यहाँ पे एकदम कितना? 1/2 यानी कि 0.5। इसका मान क्या है? 1 से कम है और 0 से बड़ा है। इसी प्रकार से और बहुत सारी संख्याएं हम जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। और ये लिखने का तरीका हम जो है कक्षा 9वीं में सीखेंगे, जो कि इसी संख्याओं से संबंधित अध्याय है कि किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याओं को, या 3, 4, 5, 6, 8, 10 या अनंत परिमेय संख्याओं को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये तरीका समझेंगे। अब इसी प्रकार से हमने ये अपरिमेय संख्या लिखा है। अपरिमेय संख्या यहाँ संख्या रेखा में तो अभी कहीं नहीं दिख रही है। तो अपरिमेय संख्या मान लो हम करनी 2 लेते हैं, और करनी 2 का मान क्या होता है? करनी 2 का मान होता है 1.414, और बहुत सारी ऐसी संख्याएं होती हैं। तो हमने इसका मोटा मोटा मान लो कि लेते हैं 1.40, यानी ये जो है 1 से बड़ा है ना, और 1.5 से छोटा है। तो 1 से बड़ा और 1.5 से छोटा, था 1 और 2 के बीच में बिल्कुल यहाँ पे आएगा 1.5, यानी कि 3/2, ठीक है ना। और ये 3/2 से कम है। 3/2 का मान क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 3/2 का मान होता है 1.50, यानी कि 1.5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये लगभग मान आ रहा है 1.40। तो ये 1.40 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। इस जब हम रेखा को और जूम करते हैं तो अच्छे से स्पष्टता हमको ये संख्याएं दिखने लगती हैं, यानी कि अच्छे से हम इसको दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी 2 संख्या लेंगे ना, तो इनके बीच में अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हमको मिलती जाएंगी, क्योंकि ये जो रेखा है, इस रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, और उन अनंत बिंदुओं को अलग 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 संख्याओं के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो मेरे समझ से आपको इतनी चीजें अच्छे से अभी समझ में आई होंगी। इसको हम जो है आगे दशमलव निरूपण के द्वारा समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम दशमलव निरूपण से कैसे डिनोट करते हैं कि ये परिमेय है और अपरिमेय है। तो यहाँ पे देखो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे परिमेय संख्या, यानी कि रैशनल नंबर, और यहाँ पे लिखता हूँ अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अब परिमेय संख्या में मैं कौन सी संख्याएं लेता हूं? मान लो कि कोई भी संख्या लेता हूं, 1/2, 3/2, 1/3, 1/7, ऐसी और बहुत सारी संख्याएं, या फिर 1/4, ऐसी बहुत सी संख्याएं हम ऐसा अंश बटे हर के रूप में ले सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे अपरिमेय संख्या में हम कौन सी संख्याएं लेते हैं? मान लो कि हम लेते हैं करनी 2, जो यही लिखी है, करनी 2, करनी 3, करनी 5,
करणी 6 और ऐसी बहुत सारी संख्याएं लेते हैं। पहले अब इनके दशमलव निरूपण देख लेते हैं। तो परिमेय संख्या में जो है यहाँ पे क्या है, इसका दशमलव कितना होगा 0.50। 3/2 का कितना होगा 1.50, मतलब 3 में 2 का भाग दोगे तो ये साधारण सी बात जो है आपको समझ में आ जाएगी। इसी प्रकार से 1 में 3 का भाग दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.33333, कहाँ तक जाएगा ये अनंत तक जाएगा, ठीक है ना। और जब ऐसी संख्या दशमलव के बाद बार बार आती है, इसको शांत करके लिखना होता है, ठीक है ना। तो कैसे लिखते हैं, इतनी ज्यादा संख्या ना लिख के इसको हम लिखेंगे 0.3 और जो संख्या बार बार आ रही है उसके ऊपर ये बार का चिन्ह लगा देते हैं। इसी प्रकार से 1/7 है, इसमें कितना आ रहा है 0.1428557, 1428557। यही संख्या जो है कब तक आ रही है, इनफिनिटी तक। कौन सी संख्या, ये जो 6 अंक हैं, ये 6 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम शांत करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 0.1428557 और जो संख्या बार बार आ रही है उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं, तो ये संख्या हो जाएगी अभी साइलेंट मोड में, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण करने के लिए हम कक्षा 8वीं में भाग विधि से इनके वर्गमूल निकालने का विधि जो है सीखा है, लेकिन अभी उसको निकालने बैठ जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इनकी स्पष्ट दशमलव निरूपण निकालने के लिए मैं अभी इसमें जो है मोबाइल से निकाल के बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि 1.414, फिर इसके बाद है 21356237309 5 और आगे ये अनंत तक आएगा। इस मोबाइल की क्षमता इतने ही डिजिट निकालने की है, आगे इसको निकालना है तो सुपर कंप्यूटर वगैरह की मदद लेते हैं, तो ये जो है अनंत तक निकलते ही आएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं करणी 3 का मान। तो करणी 3 का मान कैसे होगा इसको देखते हैं, ठीक। ये करणी 3 का मान आता है 1.7321 है, एक नहीं 0, फिर इसके बाद 5080756887 और आगे ये अनंत तक निकलता आ रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से करणी 5 का मान देखते हैं। तो करणी 5 में क्या आता है 2.2366797 है, फिर 499789 और आगे अनंत तक। तो ऐसी संख्याएं जो है ये आती हैं, ठीक है ना। अब इसको थोड़ी सा अच्छे से समझना है कि ये जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कैसे होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो परिमेय संख्या का यहाँ पे 1 में 2 का भाग देते हैं तो 0.50 आ रहा है, मतलब दशमलव के बाद इसमें सिर्फ 2 ही अंक आ रहे हैं, ठीक है ना, और आगे अंक इसमें नहीं आ रहे हैं। इसी प्रकार से 3 में 2 का भाग देते हैं तो 1.50 आ रहा है, मतलब यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक आ रहे हैं। 2 की जगह 4 6 8 10 कोई भी ऐसे अंक आ सकते हैं, लेकिन ये अनंत तक अगर इनमें भाग ना जाए तो ऐसे दशमलव निरूपण क्या कहलाते हैं, शांत कहलाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से 1/3 और 1/7 का जो दशमलव निरूपण दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 1 में 3 का भाग देते हैं तो 0.3333 कहाँ तक आ रहा है, ये अनंत तक आ रहा है। तो ये दशमलव निरूपण कैसा है, अशांत है, ठीक है ना। इसी प्रकार से 0.142857 142857 ये भी जो है 6 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, अनंत तक आ रहे हैं, तो ये भी दशमलव निरूपण कैसा है, अशांत है। अशांत के साथ साथ एक चीज इसमें हमको देखने को मिल रही है कि इसमें एक ही प्रकार के अंक आ रहे हैं। इसी प्रकार से इसमें ये जो 6 अंक है ये भी जो है एक ही प्रकार के 6 अंक बार बार आ रहे हैं। तो ये दशमलव निरूपण कैसा है, अशांत तो है लेकिन कैसा है, आवर्ती है, मतलब इसमें किसी एक प्रकार के अंकों की आवृत्ति बार बार हो रही है अनंत तक। तो ये दशमलव निरूपण कैसा हो गया, अशांत हो गया लेकिन आवर्ती हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका दशमलव निरूपण कैसा है, अशांत और आवर्ती है, ठीक है ना। लेकिन इस अपरिमेय संख्या के दशमलव में देखते हैं कि इसमें कैसा है।
करनी 2 का दशमलव निरूपण हमने ये निकाला है। दशमलव के बाद यहाँ पे जो बहुत सारे अंक आ रहे हैं, कहाँ तक आ रहे हैं? अनंत तक आ रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो आसान तो हो गया। इसी प्रकार से इसमें भी ये जो है अनंत तक आ रहा है, तो ये भी आसान तो हो गया। और इसमें भी दशमलव के बाद ये अंक अनंत तक आ रहे हैं, मतलब ये आसान तो हो गया। लेकिन आवर्ती है कि अनावर्ती है, ये देखते हैं। तो देखो दशमलव के बाद जैसे 4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7 3 0 9 5 अलग अलग अंक आ रहे हैं, मतलब अंकों के आने का एक निश्चित क्रम नहीं है। इस प्रकार से इसमें भी 7 3 2 0 5 0 8 0 7 5 6 8 8 7 ऐसे अलग अलग अंक आ रहे हैं। तो ये दशमलव निरूपण कैसा कहलाएगा? अशांत कहलाएगा, ठीक है ना, और अनावर्ती कहलाएगा, ठीक है ना। ये सब दशमलव निरूपण कैसे हैं? अशांत हैं और अनावर्ती हैं। ये हमने करनी 6 का दशमलव निरूपण नहीं निकाला है, इसका आप लोग निकाल के देखिए कि इसका दशमलव निरूपण कैसे आ रहा है, अशांत और अनावर्ती आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसके लिए मैं एक अभी डायग्राम बना के बता देता हूँ। थोड़ी सा आप चाहें तो इस पूरे का जो है स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं, जिसमें कि बाद में रिवाइज करने के लिए ठीक रहेगा। दशमलव निरूपण हमने किसका किया? परमेय और अपरमेय का, ठीक है ना। तो दशमलव निरूपण के द्वारा जो है हमने 2 प्रकार की संख्याएं देखी है, परमेय और अपरमेय संख्याएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन परमेय संख्या और यहाँ पे लिखते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। ऐसा परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसा होता है? तो इनका दशमलव निरूपण होता है शांत, ठीक है ना। और अगर शांत नहीं होगा तो क्या होगा? अशांत होगा और आवर्ती होगा, ठीक है ना। ये शांत होगा और शांत नहीं होगा तो अशांत होगा लेकिन आवर्ती होगा, किसका? परमेय संख्या का। लेकिन जो अपरमेय संख्या है ना, अपरमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्लियर है कि ये अशांत होगा, ठीक है ना, और कैसा होगा? अनावर्ती होगा, ठीक है ना। ये अपरमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण अशांत के साथ साथ अनावर्ती होगा, ये बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है ना। तो जिन संख्याओं का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है वो अपरमेय, और जिनका दशमलव निरूपण शांत हो या फिर अगर अशांत है लेकिन आवर्ती है तो वो परमेय संख्याएं कहलाएंगी। बस इतनी सी बात है और ये चैप्टर जो है यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि इन सभी संख्याओं में एक प्राकृत संख्या है जिसमें अभी कुछ और विभिन्न प्रकार की अलग अलग संख्या, बहुत सारी और संख्याएं होती हैं। तो वो कौन कौन सी संख्याएं हैं इस प्राकृत संख्या में? अगर हम देखते हैं डिटेल से तो हमें सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, जुड़वा भाज्य संख्या और संपूर्ण संख्या आदि मिलती हैं, ठीक है ना। इन सभी संख्याओं के बारे में विशेष जो है पहल हमारे भारतीय गणितज्ञ रामानुजन ने किया है। तो आइए हम जो है इस प्राकृत संख्याओं की अलग अलग संख्याओं को समझते हैं, यानी कि प्राकृत संख्याओं के टाइप को पढ़ते हैं। तो ये हमने अभी प्राकृत संख्याएं लिखी है, इसमें थोड़ी सा और कुछ आगे की संख्याएं लिखते हैं, लिखी तो हैं लेकिन मतलब और थोड़ी सा दर्शाते हैं। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 और आगे यहाँ तक अनंत तक की संख्या है, ठीक है ना। अब इस प्राकृत संख्या में देखते हैं कि सम संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाएंगी। ये हम पढ़ रहे हैं अभी प्राकृत संख्या का पहला टाइप सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। तो इस इवन नंबर में ऐसी संख्याएं हम देखेंगे इस प्राकृत संख्या में जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो कौन कौन सी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इसी प्रकार से 12। मतलब 2 की टेबल पढ़ेंगे, जो संख्याएं हमको मिलती जाएंगी वो सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। जल्दी जल्दी में कुछ भी बोला था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सम संख्या पढ़ रहे हैं, तो 2 की टेबल में मिलने वाली जितनी भी संख्याएं वो सब सम संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि इवन नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम सम संख्याओं को लिख देते हैं 2 4 6 8 10
12 और आगे अनंत तक संख्याएं मिलती जाएंगी। इसी प्रकार से अगर हम विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या में जो दो की टेबल में ना मिले, स्वाभाविक सी बात है कि सम के बाद विषम की बात हो रही है, तो सम संख्याएं अगर दो की टेबल में मिलने वाली संख्याएं हैं तो विषम संख्याएं जो दो की टेबल में नहीं मिलती हैं, या ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो 1 हो जाएगा, 3 होगा, 5, इसी प्रकार से 7, 9, है ना, 11 और आगे कहाँ तक, अनंत तक ये संख्याएं मिलती जाएंगी। अब हम देखते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या में क्या है, ये जितनी भी संख्याएं लिखी हैं प्राकृत संख्याएं, इनमें ऐसी संख्याएं लेंगे जो कि जिनकी गुणनखंड लगभग दो संख्याओं से ज्यादा हो। जैसे अगर हम बात करें एक की, तो एक तो सिर्फ एक का ही मिलता है, एक एकम, एक तो इसका तो एक ही गुणनखंड हो गया, है ना। लेकिन अगर हम दो की बात करें तो दो की कितने गुणनखंड है, दो मिलेगा एक की टेबल पढ़ने में, एक दूनी दो, और स्वयं अगर दो का पहाड़ा पढ़ेंगे तो दो एकम दो, मतलब दो की सिर्फ दो ही गुणनखंड हैं। इसी प्रकार से देखें तीन के, तो तीन के कितने गुणनखंड है, एक तिरके तीन और तीन एकम तीन, मतलब तीन भी जो है सिर्फ इसके दो गुणनखंड हैं। अब देखें चार को, तो चार में क्या है, एक की टेबल पढ़ने से एक चौके चार मिल रहा है, ठीक है ना। और अगर दो की टेबल पढ़ते हैं तो दो दूनी चार मिल रहा है, और अगर चार का स्वयं पहाड़ा पढ़ेंगे तो चार एकम चार मिल रहा है। मतलब चार के कितने गुणनखंड हो गए, तीन हो गए। मतलब दो से ज्यादा गुणनखंड वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। आगे देखते हैं, अगर हम छह को देखें तो छह में क्या मिल रहा है, एक छक्के छह, दो तिया छह, तीन दूनी छह और छह एकम छह। मतलब छह के कितने गुणनखंड मिल गए, चार मिल गए। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं जो है चार, छः, आठ, नौ, ये संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड मिलते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो कौन कौन सी संख्याएं आएंगी इसमें, चार आएगा, छः आएगा, नौ आएगा, 10 आएगा, 12 और इसी के आगे 14 और बहुत सारी ऐसी अनंत तक की संख्याएं आती जाएंगी। बस ध्यान ये रखना है कि ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या में आएंगी जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हों, ठीक है ना। और अभाज्य संख्या में कौन सी संख्या आएंगी, जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड हों। मतलब एक का टेबल पढ़ने से वो संख्या मिल रही है और स्वयं की टेबल पढ़ने से वो संख्या मिल रही है, वो कहलाएगी अभाज्य संख्या। तो कौन सी संख्या आएंगी, जैसे मैंने लिखा अभी दो और तीन, तो यहाँ पे लिखेंगे दो, तीन, पाँच, सात, इसी प्रकार से आगे 11, 13, ठीक है ना, 17, 19 और आगे 23, है ना, और 29, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हमको अनंत तक मिलती जाएंगी, तो ये कहलाएंगी अभाज्य संख्या। अब अगर हम सह अभाज्य की बात करें तो सह अभाज्य में क्या होगा, कोई भी दो कंटिन्यू संख्या जिनके बीच का अंतर एक हो और उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड भी एक हो। मतलब हम अगर यहाँ पे लेते हैं कि दो और तीन, इनके बीच का अंतर कितना होगा, एक होगा, ठीक है ना। और ये दोनों जो है किसकी टेबल में मिल रहे हैं, एक दूनी दो, एक तिरके तीन, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक है, तो ये जो है सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार से अगर हम तीन और चार की जोड़ी को ले लेते हैं तो इनके बीच का अंतर भी एक होगा, है ना, और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, एक होगा, एक तिरके तीन, एक चौके चार, और कोई ऐसी टेबल नहीं है जिसको पढ़ने से ये दोनों संख्याएं मिल जाएं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम चार और पाँच को लेते हैं तो ये भी सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि इनके बीच का अंतर एक होगा और एक की ही टेबल पढ़ने से ये दोनों संख्याएं मिलेंगी। अब हम बात करें अगर जुड़वा अभाज्य संख्या की, तो जुड़वा अभाज्य संख्या में एक शर्त होती है कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होना चाहिए और उनके बीच का अंतर दो होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे देखते हैं 5 और 7, इनके बीच का अंतर कितना है, 2 है, लेकिन इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से 11 और 13 को लेते हैं तो ये भी जो है अभाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच का अंतर जो है कितना है, 2 है, और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा,
1 होगा, ठीक है ना। इसके आगे अगर देखते हैं 17 और 19, तो इनके बीच का भी अंतर 2 है और इनका अभिनिष्ट गुणनखंड 1 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब बात करते हैं संपूर्ण संख्या की। तो संपूर्ण संख्या में ऐसी संख्याएं आएंगी जो कि अगर हम उनके गुणनखंड को निकालते हैं और उनको सबको जोड़ते हैं तो वो जो है संख्या की दोगुना उसका मान आ जाए, यानी संख्या का दोगुना आ जाए, ठीक है ना। जैसे कि 1 से 100 के बीच में 1 से 100 के बीच में सिर्फ 6 और 28 ही ऐसी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंडों को जोड़ने से जो है संख्या की दोगुनी के बराबर आता है। जैसे कि 6 की गुणनखंड अगर लेते हैं तो देखो क्या आएगा, 6 का गुणनखंड 1 छक्के 6, ठीक है ना, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। अब इनको सबको जोड़ोगे तो देखो 1 और 2 3 और 3 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। मतलब ये जो भी संख्या थी इसका दोगुना आ गया ना 12। इसी प्रकार से 28 में अगर देखोगे तो 28 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे, देखो 1 28 28, ठीक है ना, 2 14 28, 4 सत्ते 28, 7 चौके 28, 14 दूनी 28 और 28 एकम 28। मतलब इतनी संख्याओं की टेबल पढ़ने से हमको ये संख्या मिल रही है। अब इनको जोड़ें तो इसका दोगुना आना चाहिए, तो ये परफेक्ट नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या कहलाएगी। तो देखिए 1 और 2 3 और 4 7 और 7 14 और 14 28 और 28 कितना हो जाएगा 56, जो कि 28 का दोगुना है। तो ये सभी संख्याएं थी भाई। उम्मीद करता हूँ कि ये सब संख्याएं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत समझ में आई हो तो आप जो है कमेंट के द्वारा इस वीडियो में बता सकते हैं। अच्छा, जितनी भी हमने ये संख्याएं पढ़ी हैं ये सिर्फ हमने पढ़ी हैं वास्तविक संख्या की। ये टाइप है किसकी टाइप है, रियल नंबर की। रियल नंबर में मतलब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, ये सभी संख्याएं आएंगी, ठीक है ना। और अगर हम प्राकृत संख्या के अंदर चलते हैं तो प्राकृत संख्या में हमको सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य, जुड़वा भाज्य और संपूर्ण संख्याएं मिलेंगी। मतलब ये सभी संख्याएं प्राकृत के जितने भी टाइप हैं और ये जितने भी रियल नंबर के टाइप हैं, ये सब का समूह अगर हम बनाएंगे तो हमें रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या मिलती है। वास्तविक संख्या को अगर हम समुच्चय के रूप में दर्शाएं, यानी कि जो कि कक्षा 11वीं में समुच्चय पढ़ेंगे उसके अनुसार अगर हम बताएं तो ये रियल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी ये देख लीजिए, ठीक है ना। रियल नंबर में आएगी सबसे पहले प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, फिर परमेय संख्या, रैशनल नंबर और फिर इरेशनल नंबर। ये सभी संख्याएं जो है प्राकृत संख्या का समूह कहलाएंगी, यानी ये सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं, यानी कि रियल नंबर कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये वास्तविक संख्या अगर है तो हमारे गणितज्ञों ने दिमाग लगाया कि काल्पनिक संख्या भी होगी, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या में अभी हमने पढ़ा था, कौन सी संख्या पढ़ा था, करणी 2 या फिर करणी 1 ले लीजिए, करणी 1। अब देखो ये दोनों संख्याओं में चिन्ह अंदर अगर देखें एक का तो तब भी में धन दिख रहा है और बाहर भी धन दिख रहा है। जिस संख्या में कोई चिन्ह नहीं लिखा होता है वो धनात्मक होती है। तो यहाँ भी धन है, यहाँ भी धन है, इसमें भी बाहर धन है और अंदर धन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं कोई ऋण नहीं है। अगर इसको हम ऋण वाली संख्या लिखते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऋण का करणी 1 ऋण का करणी 2, ऐसा हो सकता है। लेकिन गणितज्ञों ने सोचा कि अगर ये ऋण बाहर ना हो कि इसमें कैसा हो, करणी के अंदर ऋण 1 करणी के अंदर ऋण 2 ऐसा लिखा हो तो ये कौन सी संख्याएं कहलाएंगी। तो गणितज्ञों ने सोचा कि ये जो करणी के अंदर ऋण 1 लिखा है इसको हम इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या बोल सकते हैं। काल्पनिक संख्या को दर्शाने के लिए करणी के अंदर -1 जो लिखा है इसको हम आयोटा से दर्शा सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। इसी प्रकार से ये जो करणी 2 है, करणी के अंदर ऋण 2 है, इसको कैसे लिख सकते हैं तो देखो ये करणी 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित ऋण का 1, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको अगर अलग अलग लिखेंगे तो ये करणी का 2 गुणित करणी के अंदर ऋण 1 ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी को कैसा लिख देंगे, ये करणी का 2
और ये जो करनी के अंदर ऋणिक है इसको हम आयोटा से दर्शा सकते हैं, जैसा अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। तो ये हो जाएगा क्या, काल्पनिक संख्या करनी 2 आयोटा, तो ये काल्पनिक संख्या बन जाएगी। मतलब यहाँ वास्तविक संख्या की आगे अगर हम और संख्याओं को पढ़ेंगे तो कौन सी आ जाएंगी, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर जो है ये क्या कहलाता है हिंदी में, काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। और यदि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को साथ में मिला के पढ़ें, मतलब वास्तविक संख्या में अगर हम 2 ले लें और काल्पनिक संख्या में अगर हम करणी का ऋणिक ले लें, माने कि अयोटा ले लें, दोनों को अगर हम एक साथ मिला के लिखें तो चिन्ह क्या हो सकते हैं, धन का हो सकता है या ऋण का हो सकता है या गुणा या फिर भाग हो सकता है। इतने ही टाइप से तो लिख सकते हैं दोनों संख्याओं को एक साथ में। तो अगर हम जोड़ के रूप में लिखते हैं 2 धन अयोटा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस अयोटा, ये एक कहलाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या, जो कि ये सब आगे की क्लासों में दिया जाएगा, ठीक है ना। और इसी के आगे अगर अन्य दूसरी संख्या के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ये रियल नंबर है ना, यानी वास्तविक संख्या है, अगर हम इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं, अभी हमने यहाँ पे वास्तविक संख्या पढ़ा और ये काल्पनिक संख्या पढ़ा। इसी को अगर हम बीजगणित में पढ़ते हैं तो बीजगणित में हम वास्तविक संख्या को कह सकते हैं अचर संख्या। क्या कह सकते हैं, अचर संख्या। अचर संख्या यानी कि नॉन वेरिएबल। तो जब नॉन वेरिएबल संख्या है तो वेरिएबल नंबर भी होगा, यानी कि वेरिएबल नंबर मतलब कि चर संख्या। और ये जो चर संख्या है इसमें ऐसी संख्याएं आती हैं जिनके की मान कंटिन्यू बदलते रहते हैं, कुछ भी मान होते रहते हैं, वो कहलाती है चर संख्या। तो इसके अंतर्गत हम जो है क्या लेते हैं, अंग्रेजी के कोई भी अक्षर को हम इस चर संख्या के द्वारा दर्शा सकते हैं, जैसे कि एल एम एन से लेके एक्स वाई जेड आदि कोई भी अक्षर को हम चर संख्या के रूप में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हम बीजगणित पढ़ते हैं तो बीजगणित में हम चर अचर संख्या और चर संख्या के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि नॉन वेरिएबल और वेरिएबल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, दोनों संख्याओं को जब हम एक साथ लिखते हैं तो हमें बीजगणित में बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसको भी अगर समझना है, चलो ठीक है, अभी जो जितना समझे हो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे तो गणित है, गणित तो विस्तार है, विस्तृत है, और इस विस्तृत तरीके को जैसे जहाँ पे मौका मिलेगा वैसा हम बताते चलेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा पढ़ाने से वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर बाद में समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए दिक्कत हो जाएगी। तो आप जितना भी पढ़े हैं वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या के जितने भी हमने टाइप पढ़े हैं, फिर इसके बाद ये काल्पनिक संख्या जिसको हम आयोटा से दर्शा सकते हैं, और एक और ये कहलाया चर संख्या जैसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो ये जब हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर अलग से आएगा, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने वीडियो में अभी आप लोगों के साथ में जानकारी शेयर किया, ये सबको अच्छे से पसंद आई होगी। और अगर कहीं कोई दिक्कत आई है तो आप कमेंट के द्वारा इस वीडियो में बता सकते हैं। धन्यवाद।